जय हिंद और नमस्कार। सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ऐसे ग्रोथमोट यूपीएससी के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज के दिन यानी 6 मई 2021 के दिन हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से कई सारे अच्छे लेख छपे थे, कई सारे बिन उपयोगी लेख भी थे, मगर इनमें से हमने 2 लेखों को चयनित किया है ग्रोथमोट यूपीएससी की टीम में, जिसमें से सबसे प्रथम लेख जिसके ऊपर आज इस सत्र में बात करने वाले हैं हम लोग, वो है द इंडियन एक्सप्रेस है, और दूसरा लेख टाइम्स ऑफ इंडिया से चयनित है। इंडियन एक्सप्रेस को हमने हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड कर लिया है ताकि इस समाचार पत्र में जो कोई महत्वपूर्ण लेख छपते हो या जो है प्रिंटेड होते हो, पब्लिश होते हो, उन्हें हम हमारे अध्ययन में ले सके, उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए अब हम लोग 3 हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से एडिटोरियल्स का चयनित करेंगे, नेमली द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। जिसमें से आज हमें टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख देखना है, मगर इस सत्र में इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के बारे में बात करेंगे जो कि मेंस के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण ज़्यादा हमें दृश्यमान है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेख की इतनी अहमियता नहीं है, मगर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस इट इज़ ए वाइटल आर्टिकल। देखेंगे इसका टाइटल आपको दृश्यमान है, ग्रेट पावर मैस सफरिंग, यानी कि जो बड़े नेता है, जो बड़ी ताकतों के साथ सत्ता के ऊपर आते हैं, जब ऐसे नेता सत्ता के ऊपर आते हैं तब जो वस्ती है वहाँ वो पर्टिकुलर देश की, वो पर्टिकुलर प्रदेश की, उस वस्ती को ज़्यादा जुल्म सहन करना पड़ता है। इसके ऊपर आज लेख है, बहुत ही अच्छा लेख है, बहुत ही अच्छा संशोधन है हमें यहाँ दिया हुआ है हमारे लेखक के द्वारा। हमारे लेखक का नाम आशुतोष वर्सने है, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम करते हैं और एक हम कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित अध्यापक है। देखेंगे पूरी चर्चा। उसके पहले हम लोग इस लेख की डिजिटल रेप्लिका को देखेंगे, मगर उससे भी पहले हमें कवर देखना है। जैसा कवर में आप लोग देख रहे हैं, जो ऊपर की फोटोग्राफ है वो जवाहरलाल नेहरू की, यानी कि भारत के प्रथम बड़ा प्रधान की, और माओ जेडोंग की है। माओ जेडोंग जो कि फादर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना माना जाता है, और यहीं से माओवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये शक्तिशाली लीडर थे, और यह लीडर के जाने के बाद भी उनके द्वारा जो शासन प्रशासन की जो पद्धति दी गई थी, नीति दी गई थी, उसे आज माओवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि आज के चीन के विकास में यह माओ जेडोंग का ही बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा योगदान है। तो देखेंगे कैसे यह बड़े नेता ने अपनी चीनी वस्ती को कुचल कर अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया, अपनी ताकत को बड़ा बनाया। वहीं नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की है, यानी कि आज के भारत की बात है। आज के भारत के बड़ा प्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और ये हमें यही भी देखना है, भारत के संदर्भ में भी हमें देखना है कि कैसे मोदी जैसे बड़े नेता के आने के बाद जो जन सामान्य है, जो सामान्य मानवी है, सामान्य नागरिक है भारत के, उनके लिए जो हैरेसमेंट है, उनके लिए जो कठिनाई है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका ही यहाँ एक कंपैरिजन किया हुआ है कि चीन जैसे अपने लोगों को कुचल कर आगे आया, अपने ही लोगों को कुचल कर आगे आया, वैसे ही आज भारत जा रहा है। मगर यहाँ कुछ भिन्नता है माओ जेडोंग के शासन में और हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासन में, क्योंकि अगर माओ जेडोंग की बात करें तो वो एक लेफ्टिस्ट डिक्टेटर थे, लेफ्टिस्ट तानाशाह थे। वहीं जो यहाँ आज नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये एक राइट विंग डिक्टेटर है, राइट विंग तानाशाह है। और साथ ही में लेफ्ट विंग और राइट विंग तानाशाहों के बीच का जो भेद है वो भी हम लोग यहाँ इस चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आगे इस न्यूज़ की डिजिटल रेप्लिका, जिसे हमें दृश्यमान है, द लिंक बिटवीन ग्रेट पावर एंड ग्रेट सफरिंग। यह एक क्लियर कट यहाँ लिंक दी हुई है यहाँ लेखक के द्वारा, और कहा गया है कि जब जब बड़े पावर्स आते हैं या बड़ी सत्ताएं आती है, बड़े नेताएं आते हैं अपने साथ मजबूत ताकत लिए, तो वो साथ में जन सामान्य के लिए एक सफरिंग लेकर आते हैं, एक कठिनाई का समय लेकर आते हैं। समझेंगे पूरी बात। यह पूरा लेख है, बड़ा लेख है और बहुत ही संशोधन से भरा पड़ा है। देखिए, आमतौर पे हम लोग एजेंडे के तहत हमारे एडिटोरियल्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, और साथ ही में अगर ज़रूरत रहे तो उसमें संशोधित तत्वों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। मगर यहाँ आज का लेख थोड़ा भिन्न है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया
प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज का यह जो लेख है, यह सत्र है, वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है। मगर मेंस की दृष्टि से अगर देखें, साथ ही में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, प्लस चाइना और इंडिया के पास्ट का अगर संशोधन देखें, पॉलिटिकल सिस्टम्स का संशोधन देखें, या अन्य कोई ऐसे पहलुओं को तपासने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि आज का ये लेख महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही में अगर सनदी सेवाओं के सिलेबस के साथ, उसके पाठ्यक्रम के साथ अगर हमें इस लेख को लिंक करना है, तो निसंदेह हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इसे लिंक कर सकते हैं, जो कि जीएस पेपर 2 का भाग रहता है, यूपीएससी मेंस, और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें भी एक किस्म का ओवरव्यू है। आप कह सकते हैं, या एक प्रकार का थीसिस कह सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का स्टडी है कि कैसे चीन और भारत में बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ की प्रजा के सामने नहीं देखा, या अपनी प्रजा की जो मांग थी उनको नज़रअंदाज किया, और अपनी दिशा पर वे आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। साथ ही में यहाँ लेख में ये भी एक भाव उत्पन्न होता दिख रहा है कि अगर देश का विकास करना है, तो जो व्यक्तिगत जो हक है, जो व्यक्तिगत अधिकार है, उसका हनन अवश्य होगा। और हमें ये चीज़ है चीन में तो दिख ही रही है, क्योंकि वहाँ तो साम्यवादी शासन था, साम्यवादी तानाशाही थी, मगर यहाँ हमें भारत में भी अब धीरे धीरे ये देखने को मिलता है। बावजूद इसके कि भारत में तो लोकतंत्र है, मगर फिर भी हमें ये छाप जो है ये देखने को मिलती है। तो पूरी चर्चा समझेंगे। एक ही टेबल के ऊपर आधारित आज हमारी चर्चा रहेगी, जो कि मैंने आपके लिए बना के रखा है, आपके सामने है। देखिए, यहाँ दो कंपैरिजन की हुई है। ऑन द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी चाइना, वहीं ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी इंडिया। ठीक है, दोनों की कंपैरिजन यहाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, माओ जेडोंग का समय, जो कि एक शक्तिशाली नेता था, शक्तिशाली नेता, वहीं आज मोदी भी हमारे भारत के शक्तिशाली नेता है। और भूतकाल में इतना बहुमत किसी भी सरकार को केंद्र में नहीं मिला है, इतना बहुमत ये 2 बार से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखना है कि कहाँ दोनों के बीच में साम्यता है, कहाँ दोनों के बीच में भिन्नता है। सबसे प्रथम ये समझना है, ये ध्यान में रखना है कि माओ जेडोंग जो है वह लेफ्ट विंग से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे, यानी कि साम्यवादी। वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये राइट विंग है, और लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। हाल तक तो रखते में दृश्यमान है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। अब देखना है, सबसे प्रथम माओ जेडोंग के चाइना का इवोल्यूशन करेंगे, फिर बाद में हमारे भारत के ऊपर आएंगे। तो यहाँ देखना है कि 2 ऐसी घटनाएं चीन के विकास में, चीन के विकास में 2 ऐसी घटनाएं थी, या आप कह सकते हैं कि माओवादी चीन की 2 ऐसी भयंकर घटनाएं थी, जो कि कभी भूली नहीं जा सकती। और इन घटनाओं के लिए, इन घटनाओं के जिम्मेदार व्यक्तियों को भी कभी माफ़ नहीं किया जाता, मगर ये घटना घटी थी। जैसे आपके सामने है, सबसे प्रथम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक योजना थी, चीन की योजना थी, और इस योजना के तहत देखिए, जब माओवादी चीन का जन्म हुआ 1949 में, तो परिस्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही गरीब देश था। साम्यवादी जो तत्व थे उनका प्रभाव इस देश के ऊपर बढ़ गया था। उद्योगीकरण शून्य था, या आप समझ लीजिए व्यापार व्यवसाय शून्य थे। तो एक किस्म का पिछड़ा हुआ राष्ट्र था जब 1949 में माओवादी चीन का जन्म हुआ। अब तब इसे उपाधि मिली थी, ये यहाँ जिक्र करना जरूरी है। 1950 के दशक में चीन को
सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था, सिक मैन ऑफ एशिया, यानी कि चीन एशिया का एक, आप समझ लीजिए कि एक बीमार पुरुष है, यानी कि दुर्बल है, असक्षम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के तब के नेता माओ जेडोंग ने एक रणनीति बनाई और उसको अप्लाई किया, उसको बहुत ही सक्सेसफुली अमल किया, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी कहा जाता है। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड अगर आपको समझना है तो मुझे लगता है कि वो तो एक चीनी इतिहास का एक महत्व का खंड है, मगर यहाँ एक मौलिक समझ बनाने के लिए हम इसे संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। बात दरअसल इतनी ही थी कि चीन पीछे था, पिछड़े हुए देशों में चीन की गिनती होती थी, आर्थिक रूप से या किसी भी क्षेत्र में चीन जो है वो बहुत ही दुर्बल था। तो इसको अब पश्चिमी देशों से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ाना, मतलब कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना। माओ जेडोंग ने मनोमन तय कर लिया कि वो अपने देश को, जो पश्चिमी संस्कृति के देश है जो तब तक समृद्ध हो गए थे, चीन को दबा रहे थे या पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ रहे थे, चीन को उनसे जेलसी थी। ठीक है, तो माओ जेडोंग ने तय किया कि आने वाले 10 वर्षों में 10 years चाइना विल ओवरटेक वेस्टर्न वर्ल्ड इकोनॉमिकली। महज 10 वर्ष के समय में माओ जेडोंग ने यह तय किया, यह ठान लिया कि वो चीन को पश्चिमी देशों से ज़्यादा समृद्ध बना देगा आर्थिक दृष्टि से। और इसी योजना को ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। एक प्रकार से छलांग लगानी थी चीन को, और इसके लिए माओ जेडोंग ने बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग की थी। ठीक है, और इसका एक एलिमेंट है स्टील। माओ जेडोंग का विश्वास था कि अगर किसी भी देश को आर्थिक रूप से सदृढ़ बनना है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनना है, तो स्टील ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे देश के विकास को जो है आगे बढ़ा सकती है, पूरे देश के विकास को अंजाम दे सकती है। तो इसीलिए यह महानुभाव ने स्टील के प्रोडक्शन के ऊपर जबरदस्त ध्यान दिया, स्टील के प्रोडक्शन के ऊपर जबरदस्त ध्यान दिया, और इतना ध्यान दिया कि अन्य सारे क्षेत्र जो है वे नेग्लेक्ट हो गए, यानी कि ध्यान से बाहर रह गए। सारा ध्यान, सारे संसाधन इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने केंद्रित किया। परिणाम यह हुआ कि अन्य जो क्षेत्र थे उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, और इस वजह से चीन में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो शून्य हो गया, बहुत ही कम हो गया। परिणाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन became very low, very low, जिसके कारण फेमिन की परिस्थिति जो है उत्पन्न हो गई, भूखमरे की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और एक अनुमान के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक कहा जाता है कि लगभग 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 40 लाख लोगों की। माओ जेडोंग का प्लानिंग था चीन को पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है आर्थिक राष्ट्र बनाना, सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाना। इसके लिए उन्होंने योजना घड़ी। योजना में स्टील को उन्होंने एक ड्राइवर के रूप में देखा और स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर बल दिया, अपने सारे संसाधन वहीं खर्च किए,
परिणाम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि जो कृषि उत्पादन था वो कम हो गया, इतना कम हो गया कि लोग मरने लगे, खाना नहीं मिलने पर मरने लगे, या स्केर्सिटी ऑफ फूड के हिसाब से मरने लगे। परिणाम 40 से 50 लाख लोगों की मृत्यु तब हुई थी, ऐसा कहा जाता है। मगर डिस्पाइट ऑफ दिस मास सफरिंग, माओ जेडोंग अपने काम के ऊपर, अपनी नीति के ऊपर अड़े रहे, ठीक है। और उन्होंने अपना काम, अपनी नीति शुरू रखी, थोड़ा स्टिमुलस दिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। मगर उनकी जो कोर योजना थी वो वही थी कि वो स्टील का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें, यह स्टील को डोमेस्टिक यूज़ करें, साथ ही में एक्सपोर्ट भी करें, उसमें से पैसा कमाए और विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बने। और चीन बना भी। 10 वर्षों में चीन जो पश्चिमी सभ्यताएं थी, पश्चिमी समृद्ध देश थे, उनसे कहीं आगे निकल गया। और आज भी हमें मालूम है कि अगर विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए या सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें भी चीन का नंबर आज आता है। तो यही बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा से जो प्रभावित होते हैं वे सामान्य जनमानस होते हैं। जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो सामान्य जन मानस होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। और यह भी कहा जाता है कि इस स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चीन ने एक विशिष्ट मॉडल का उपयोग किया था, और यह विशिष्ट मॉडल था कम्यून का, यानी कि ग्राम्य व्यवस्था को जन्म दिया। पहले तो चीन ने अपने अपने राज्य को या अपने पूरे राष्ट्र को 24,000 कम्यून में बांट दिया, यानी कि आप पंचायत कह सकते हैं। और 24,000 कम्यून में स्टील प्रोडक्शन की व्यवस्था कराई, यानी कि सभी ग्राम में या सभी ब्लॉक में स्टील प्रोडक्शन का प्लांट स्थापित किया, उसे विकसित किया, उसमें से स्टील का प्रोडक्शन किया। तो सारे संसाधन स्टील के पीछे ही पड़े थे, जिनकी वजह से सामान्य जनमानसों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफ़ी की मृत्यु हुई, और जो है काफ़ी कुटुंबों जो होते हैं वे भी तहस नहस हो गए। फिर अगर दूसरे ऐसे स्टैंस की बात करें माओवादी चीन में, तो कल्चरल रिवॉल्यूशन। देखिए, चीन प्राचीन समय में सांस्कृतिक रूप से बहुत ही आगे था, बहुत ही विकसित था। मगर धीरे धीरे कुछ सरमुखत्यार आए, और इन सरमुखत्यारों के शासन से चीन की जो गरिमा थी, जो भूतकाल में थी, वो गरिमा आज लगभग शून्य हो गई थी। तो माओ जेडोंग को चीन की वो पुरानी गरिमा, प्राचीन चीन का वो जो तेज था वो वापस लाना था, और इसीलिए उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1967 में करी। कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी कि एक प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सारे महानुभाव होते हैं, जो सारे बड़े नेता होते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षा के आगे सबको कुचल देते हैं। सामान्य जनमानस के हक, सामान्य जनमानस के अधिकार, उनकी भलाई, ये सब कुचल देते हैं और मात्र अपनी महत्वाकांक्षा को ही देखते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और कहा जाता है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय में पहले 3 ही वर्षों में, यानी कि अप टू 1970 लगभग 2 मिलियन सिटीजन्स यानी कि नागरिक मारे गए थे, शॉट डेड। 2 मिलियन ऑफ चाइनीज नेशनल्स वर शॉट डेड, यानी कि 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु कर दी गई या उनकी हत्या कर दी गई इस कल्चरल रिवॉल्यूशन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 मुख्य घटनाएं हैं जो कि माओ चीन ने देखी। और कहा जाता है कि चीन ही नहीं मगर विश्व की, संभवतः पूरे विश्व की, ये दोनों सबसे बड़ी मानव सृजित ऐसी घटनाएं हैं जो कि कलंक रूप है। अब बात करते हैं भारत की, जहां नरेंद्र मोदी एज ए पीएम हमारे साथ है, जिसके तहत हमें देखना है कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में भी ऐसी मास सफरिंग होती आई है, जिसके उदाहरण हमारे सामने है। 3 चीज़ें हमें देखनी है
सबसे प्रथम डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। हमें मालूम है 8/11/2016 की रात, और वो रात को 8 बजे का भाषण, ठीक है। इनके भाषण के बाद हमें 50 दिन मिले थे ताकि हमें हमारे जो रुपए हैं उनको चेंज कर ले। जो पुरानी करेंसी के नोट थे वो बैंक को दे दे और वहाँ से नई करेंसी के नोट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से मास सफरिंग की जो घटना है वो शुरू हुई थी। इनमें से कई लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, एक्सेस टू बैंक नहीं था, ठीक है। इतना लिटरेसी लेवल नहीं था कि वो किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन किसी के साथ कर पाए। और जैसे मैं मालूम है हमारे सेंसस के अनुसार कि भारत की जो पॉपुलेशन है इनमें से अधिकांश पॉपुलेशन अशिक्षित है। अधिकांश पॉपुलेशन को बैंक में एक्सेस नहीं है, अधिकांश वस्ती के बैंक खाते नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारे महत्वाकांक्षी नरेंद्र मोदी जी ने यह कठोर निर्णय लिया था जिसने भारत की वस्ती के प्रति वर्ग को प्रभावित किया था। तो ये पहला सफरिंग था हमारा, पहली कठिनाई थी जो कि भारत के लोगों को भुगतनी पड़ी थी नरेंद्र मोदी जी के शासन में, उनके निर्णयों के कारण। अब दूसरी चीज देखें तो जैसे मैं मालूम है कि दिसंबर 19 में सबसे पहला कोरोना का केस पाया गया पूरे विश्व में। फिर धीरे धीरे ये वायरस फैलने लगा। जनवरी में भारत में भी सबसे प्रथम केस दर्ज हुआ था, मगर फिर भी भारत में जो लिबरल पॉलिसी वो यथावत थी। कोई लॉकडाउन की योजना नहीं थी, कोई नहीं था। यूएस के राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, भारत का दौरा किया था। उसमें भी हमने काफ़ी जो है अच्छे कार्यक्रम किए थे, लोगों का जमावड़ा हुआ था। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम बहुत ही जो है तामझाम से हुआ था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन की अपील की थी पूरे देश में। सारे लोगों ने उनकी अपील मानी। स्वैच्छिक लॉकडाउन के एक दिन के बाद माननीय मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में 130 करोड़ के यह देश में, विशाल देश में लॉकडाउन डाल दिया गया मात्र और मात्र 4 घंटे की प्रायर नोटिस के ऊपर, 4 आवर्स नोटिस। कामकाज बंद हो गया, व्यापार व्यवसाय जो था लोगों के वे चले गए, लाइवलीहुड जिसे हम कहते हैं, रोजगार चला गया। साथ ही में ये लोग माइग्रेंट वर्कर्स को भूल गए थे, जो हमारे नीति निर्माणकार थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, पीएमओ था, होम मिनिस्ट्री थी, लेबर मिनिस्ट्री थी। उनको याद ही नहीं आया कि अगर लॉकडाउन ऐसे कर देंगे तो जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो कैसे अपने घर पहुंचेंगे, जो 2-3 राज्यों को पास करके किसी भी प्रदेश में रुकते हो, किसी भी प्रदेश में रोजगार प्राप्त करते हो। तो इनका कोई विचार ही नहीं किया गया था। साथ ही में इनको अपने काम की जगह से अपने घर तक पहुंचाने का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया था, जिसकी वजह से करोड़ों माइग्रेंट लेबर्स को कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा। अपने सामान, अपने बच्चे, अपने परिवार को लेकर चलते हुए वे अपने काम की जगह से निकल गए, ठीक है। तो ये सारी कठिनाइयाँ हैं जो कि दूसरी लेयर में हम लोग इसे गिनते हैं। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ये दूसरी सफरिंग थी। साथ ही अगर तीसरी सफरिंग की बात करें तो ये थोड़ी भयानक है। पहली सफरिंग में कोई मृत्यु नहीं थी, कोई वेदना नहीं थी, कोई दुख नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। दूसरी लहर में भी सेम, कुछ वर्गों को जो है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है वो पसंद आ गया, वहीं कुछ वर्गों को पसंद नहीं आया। वहीं कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर इसमें भी कोई मृत्यु नहीं हुई थी, कोई ऐसी वेदना की, पीड़ा की कोई बात नहीं थी। मगर जो तीसरा सफरिंग है जो आज ऑलरेडी चल रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तब ये तीसरा सफरिंग चल रहा है, और ये सफरिंग हम सबको मालूम है सेकंड वेव ऑफ कोविड से है।
सेकेंड वेव ऑफ कोविड यानी कि 15 फरवरी से धीरे धीरे ये वेव शुरू हुई। आज भी इसका पिक नहीं आया ऐसा कहा जाता है, और एक रिपोर्ट में मैंने जो है कहीं सुना था कि भारत की अभी ये जो दूसरी लहर चल रही है उसका पिक आज से लगभग 1 महीने के बाद आने वाला है, यानी कि आगे की परिस्थिति और भयावह है और भयानक है। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह सेकंड वेव आने से पहले अगर केंद्र सरकार ने असरकारक प्रबंधन किया होता, असरकारक योजना घड़ी होती, तो मुझे लगता है कि ये सेकंड वेव की जो मारक क्षमता है उसे हम आधी कर सकते थे। मगर दुर्भाग्यवश हमारी पूरी केंद्र सरकार, जो बंगाल में चुनाव आ रहे थे जिनका नतीजा अभी 2 मई को आया और जिसमें भाजपा की बुरी तरह से हार हुई, उस चुनाव में लगे थे। किसी ने कोविड प्रबंधन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और इतने में ये सेकंड वेव जो है वो पूरे भारत में फैल गई और बहुत ही खराब रूप से फैल गई। साथ ही में राजकीय कार्यक्रम की है, राजकीय समारोह की है, रोड शो की है, लाखों लोगों को बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज देश भुगत रहा है। आज देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है पूरे देश में। आज पूरे देश में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है जैसे रेमडेसिविर, तो ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं होती है। इनकी जो सप्लाई होनी चाहिए सप्लाई नहीं होती है। देश में बेड्स कम है, डॉक्टर्स कम है, वेंटिलेटर्स नहीं है। ठीक है, तो इन सब का प्रबंधन दूसरी वेव आने के पहले करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं था, सरकार को 100% मालूम था। सरकार ने ही जो कोविड टास्क फोर्स बनाई है, साथ ही में अन्य जो कोई कमिटियां बनाई है जो कि मात्र और मात्र कोविड प्रबंधन को समर्पित है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगभग 3-4 महीने पहले वाकिफ कर दिया था। 3-4 महीने पहले वार्न कर दिया था कि भाई आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरी वेव बहुत ही खतरनाक आ रही है। मगर ये सारे लोग राज्यों की चुनाव में लगे हुए थे। 5 राज्यों की जो है 5 राज्यों के चुनाव थे, और इन चुनावों में ही इन्होंने अपने सारे संसाधन वहीं लगा दिए। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ऐसे बड़े नेता की महत्वाकांक्षा की वजह से आज जो कठिनाइयाँ जन सामान्य को भुगत रही है या जन सामान्य को भुगतनी पड़ रही है, ये मात्र और मात्र नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व के कारण है, जैसे चीन के संदर्भ में हमने देखा। तो ये बात है तीसरी लहर की। ठीक है, तो यही सारी बात है आज इस बाजू से। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बहुत ही अच्छा लेख था, मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी था, वरना प्रीलिम के लिए इसमें कुछ ऐसी माहितियाँ हमें प्राप्त नहीं होती है। मगर अगर मेंस में कोई ऐसा सवाल पूछा जाए कि आप चीन के नेतृत्व में और भारत के नेतृत्व में आप क्या भिन्नता रखते हो, तो वो भी यहाँ से आप कह सकते हैं, या क्या समानता रखते हैं, तो उसका भी जवाब हम यहाँ इस उपाख्यान से दे सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सत्र में अगले लेख के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।